गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है? थर्मल। ठीक है, थर्मल में ऑलरेडी हम लोग क्या देखे? थर्मल में हम लोग को पढ़ना है हीट के बारे में, हीट के फ्लो के बारे में। ऑलरेडी हम देखे कि जब हम किसी बॉडी को हीट देते तो जब तक फेस सेम था तो उसका क्या होता था? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के पीछे क्या रीजन था बाबू? टेम्परेचर बढ़ने के पीछे रीजन था मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, फिर उसके बाद क्या देखें कि जैसे ही हमारा स्टेट चेंज हुआ तो स्टेट चेंज होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट था। उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। और जो टेम्परेचर बढ़ाने की हीट चल रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो हीट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पहले से, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस किस तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फिर बिना मीडियम के हीट का ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है। अब हीट का ट्रांसफर देख रहे हैं तो हीट का ट्रांसफर का पीछे का रीजन क्या है? तो हीट के ट्रांसफर के पीछे का रीजन है कि हमारा पहला दो टाइप से होता है। अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर में दो टाइप से पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट from one body to other body or from one part of the body to other part of the body or from one point to another point। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर को हम लोग बांटे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अकॉर्डिंग टू द मीडियम दो पार्ट में हुआ। पहला अकॉर्डिंग टू द मीडियम, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। दूसरा मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। हाँ ऐसे, ठीक है। जिसको मीडियम का जरूरत है, जिस मोड ऑफ ट्रांसफर को मीडियम का जरूरत है, उस मोड ऑफ ट्रांसफर के लिए हम लोग इसका दो नाम है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हो गया हमारा कंडक्शन, दूसरा हो गया हमारा कन्वेक्शन। कंडक्शन और हो गया हमारा कन्वेक्शन। ठीक है, जिसको मीडियम का जरूरत नहीं है उसको हम लोग नाम दिए रेडिएशन। अब हम लोग एक एक करके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू रीजन ऑफ मीडियम, वो किसके कारण हो रहा है? कंडक्शन के कारण, और दूसरा हो रहा है हमारा मीडियम के कारण। ठीक है, तो कंडक्शन का रीजन क्या है? कंडक्शन आखिर क्यों होता है? कंडक्शन के होने के पीछे का रीजन है कि मान लो ये हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, इसके एक पार्ट को क्या करते हैं? हीट करते हैं। मान लो ये तुम्हारे तुम गए कि सर यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दी या फिर कुछ जला दी, आग लगा दी, उसके एक पोर्शन को हीट कर रहे हैं, तो तुम फील करते हो कि हीट जो है उसके दूसरे पोर्शन पे भी आ गया। या फिर तुम कभी सिक फील करते हो, सिक फील करते हो तो तुम्हारी मम्मी बोलती है कि मेरे मतलब बाकी तुम्हारे भाई बहन से दूर रहो, क्योंकि होता क्या है कि तुम्हारे जब उसमें टच करोगे तो तुम्हारे से हीट का फ्लो उसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो जब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, उस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या बोलेंगे? कंडक्शन। और यह रीजन है सर इसके पीछे, बेसिक रीजन क्या है? तो जब हमारा हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे ही हम किसी पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम बताया जैसे कि कैलोरीमेट्री में टेम्परेचर बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है कि वहां के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करना स्टार्ट करते हैं? वाइब्रेट। तो जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट किए या फिर वहां के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट किए, तो विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। जिस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा है, जिस पॉइंट का टेम्परेचर कम है, वो लोअर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो ग्रेटर वाइब्रेशन कर रहे हैं ये अपने जस्ट वाले को टकराया, तो हुआ क्या? इसका एनर्जी जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गया। तो ड्यू टू मॉलिक्यूल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है। और अगर इसको समझाया जाए तो मान लो तुम जैसे स्कूल के असेंबली लाइन में खड़े होते हो, तो असेंबली लाइन में खड़े हो और तुम लास्ट में खड़े हो, लास्ट मतलब यानी रो में खड़े हो, तुम क्या किए? अपने आगे वाले बच्चे को पुश किए, तो होगा क्या उसके साथ कि वो जो बच्चा है उसके आगे गिरेगा, वो जो बच्चा है उसके आगे गिरेगा, ऐसे करते करते सीरीज ऑफ इवेंट होते हुए सामने वाला बच्चा गिर जाएगा। तो क्या तुम सामने वाले बच्चे को धक्का दिए? नहीं, लेकिन हुआ क्या कि तुम तो अपने पोजीशन पे फिक्स थे लेकिन एनर्जी ट्रैवल कर गया। तो कंडक्शन ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है जहां पे मीडियम पार्टिकल तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं लेकिन एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है। बात समझ आ रहा है? क्लियर? ठीक। कन्वेक्शन क्या है? तो कन्वेक्शन को भी हमारा मीडियम का जरूरत होता है। कन्वेक्शन को मीडियम का कैसे जरूरत होता है सर? तो ये वही हो गया, फिर से जैसे असेंबली लाइन का एग्जांपल दिए, तुम लास्ट में खड़े हो लेकिन तुम इस बार क्या किए कि घूम करके जा करके फर्स्ट जो पर्सन था उसको जाकर के धक्का दिए। तो क्या बीच वाले को कुछ हुआ? बीच वाले में भी हुआ, अगर मतलब कन्वेक्शन बेसिकली हम यहाँ समझाना चाह रहे जाकर के धक्का दिए, तो तुम खुद एज अ मीडियम पार्टिकल आगे गए, सामने वाले को धक्का दिए, तो तुम
क्या किए, एनर्जी को लेकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल किए। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी तो ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पोजिशन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। but medium particle is at rest, मतलब वाइब्रेशन कर रहा है बट वो अपनी जगह से आ नहीं रहा है, इसलिए उसको रेस्ट लिखिए, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होगा सर, तो कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल खुद एनर्जी लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। हियर मीडियम पार्टिकल is traveling from one point to another by taking energy itself, ठीक है। खुद से एनर्जी लेकर के जाना है, इसको हम लोग क्या बोले, कन्वेक्शन, ठीक है। अब सर आता है रेडिएशन का बात। रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन बेसिकली तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो लाइट है वो हमारा सन से अर्थ के बीच में आ जाता है कि नहीं, ठीक है। जब सन से अर्थ के बीच पे लाइट आ रहा है तो अपने साथ साथ क्या ला रहा है, अपने साथ साथ थर्मल एनर्जी भी ला रहा है। तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम। अच्छा, मरकरी और वेनस कहाँ गए, वो भी तो सन और अर्थ के बीच में। लेकिन बेसिकली हम लोग मानते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं, कुछ नहीं है, तो वैक्यूम है। तो बेसिकली रेडिएशन जो ट्रैवल कर रहा है सन से अर्थ के बीच में, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। कैसे कर रहा है, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो रेडिएशन का ट्रैवल हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अगर डिटेल स्टडी करें तो वो कहाँ पढ़ना है, ईएम, ठीक है। ईएम वेव में पढ़ना है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा एनर्जी के साथ साथ ट्रैवल करता है किसके, हीट, सॉरी एनर्जी के साथ साथ ट्रैवल करता है किसके, लाइट, ठीक है। तो लाइट का जो ट्रैवल होता है थोड़ा बहुत जानो तुम अभी, मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टाइम वैरिंग साइनसॉइडल मोशन करता है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा वेव मोशन करता है, सही बात है। दोनों का एंगल फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ये सब चीज पढ़ना है हम लोग को, लेकिन ये में 12 क्लास पढ़ना है। अभी हम लोग बस जाने हैं कि एनर्जी तो एक जगह से दूसरे जगह गए, लेकिन उसको किसी भी मीडियम पार्टिकल का जरूरत नहीं था। विदाउट चेंजिंग इट, मतलब यानी बिना उसके मीडियम पार्टिकल को छेड़छाड़ किए अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसका जो स्पीड होता है रेडिएशन के जाने का वो कितना होगा सर, तो अगर हमारा जो हीट है वो लाइट के साथ आना है तो ये जो रेडिएशन के आने का रेट है इसका भी वेलोसिटी कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जस्ट लाइक लाइट। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद कंडक्शन। ये तो हमारा क्या बेसिक रीजन, इसमें मीडियम पार्टिकल का जरूरत होता है। हियर हीट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट to another without intervening the medium, ठीक है। अच्छा हाँ, थोड़ा आगे बढ़ना है, लेकिन कन्वेक्शन को भी बाद में 2 टाइप से बांटेंगे, ठीक है। कन्वेक्शन भी 2 टाइप का होता है, कैसे विदाउट ओके, विदाउट इंटरवेनिंग द मीडियम, ठीक है। कन्वेक्शन भी 2 टाइप का होता है सर, देखिए कन्वेक्शन 2 टाइप का कौन सा होता है, एक होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन, दूसरा होता है हमारा फोर्स कन्वेक्शन। तो ये कैसे समझा जाए, फ्री फोर्स में क्या अंतर है, तो फ्री फोर्स में अंतर ये है, देखो कन्वेक्शन होता क्या है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस रूम के किसी एक पॉइंट पे हम आग लगा देते हैं, इस रूम में क्या है, एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हमेशा आरएमएस वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं।
तो ऐसा होगा क्या कि अभी पहला बात तो इसको पूरा इंसुलेट कर देंगे, ठीक है, वहां से यहाँ तक अभी भी हमको हीट फील होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है कि स्लो प्रोसेस धीरे धीरे करके हमारे पास आया, ठीक। लेकिन अगर वहीं पे हम एक ब्लोअर लगा के या फैन लगा के, तो क्या होगा, वो जो आरएमएस स्पीड था, जो रैंडम डायरेक्शन हो रहा था, उसको एक डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन मिल गया तो डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, तो वो क्या एक फोर्स वैल्यू, मतलब यानी किसी चीज को जबरदस्ती धक्का दिया, तो वो क्या हो गया हमारा फोर्स कन्वेक्शन, जो कि आगे हम कन्वेक्शन में पढ़ेंगे। पहला हमारा आएगा कंडक्शन, तो पहला आइडेंटिटी फिर से थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन, ठीक है। तो थर्मल कंडक्शन में क्या देखना है, द प्रोसेस बाय विच द थर्मल कंडक्शन, सबसे बड़ा है तो थर्मल कंडक्शन, क्लियर है। थर्मल कंडक्शन में क्या था कि अगर हमारा हीट किसी बॉडी में, अब देखो ये भी बात होता है कि जो कंडक्शन में होता है वो बेसिकली कंडक्शन हमारा होता है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड होता है क्यों, क्योंकि कंडक्शन के पीछे का रीजन है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक। लेकिन एक्सेप्शनल है एचजी, एचजी जो हमारा रूम टेम्परेचर पे होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, फिर भी उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, कंडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, कंडक्शन देखने को मिलता है। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू द अनदर पार्ट ऑफ द मीडियम बाय फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। कंडक्शन में क्या है कि हमारा हीट ट्रैवल्स, पहले ही लिख दिया डेफिनेशन, हीट ट्रैवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी बाय यूजिंग वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। इट इज द स्लो प्रोसेस, ये बहुत मतलब यानी बहुत स्लो नहीं है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, ये इररेगुलर पाथ को फ्लो करता है। ऐसा नहीं कि मान लो अगर इधर हीट को हम देते इधर लाइटर को बंद किए तो हीट जो है हमारा इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, हर जगह हीट हर जगह कर रहा है। तो इसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं है, तो यानी ये नहीं कि एकदम सीधा चल रहा है, ये इररेगुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इररेगुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, और हीट का ट्रांसफर हाई से लो होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जो हमारा एनर्जी है, जैसे कि अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि कितना होता है, ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं बोल बोल के, तो रिकॉर्डिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच, लिखो, द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम hot part of the body to cold part of the body, hot part of the body to cold part of the body through the transfer of energy, from one particle to another particle, from one particle to another particle, of a body without changing its actual position, without changing its actual position from their equilibrium, ठीक है। और हीट का फ्लो कब से कब तक होगा, हीट का फ्लो होगा जब तक हमारा मान लो बॉडी यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे बॉडी का लो टेम्परेचर, तो यहाँ से हीट जाना स्टार्ट हुआ, इधर आ गया, ठीक। ये तब तक हीट फ्लो होता है जब तक यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम हो गया, जो कि हम पहले पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स, हीट विल ट्रांसफर टिल टेम्परेचर विल बिकम सेम, तो देख लो ये हीट विल ट्रांसफर टिल टेम्परेचर विल बिकम सेम, ठीक है। बाकी जो हम बताए थे मतलब उसके पीछे रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये वाइब्रेट किया, इसका ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया, स्मॉलर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया, तो जैसे कि मान लो इस रूम को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, चलो इसका हम लोग फार्मूला टाइप करते हैं, यहाँ हो गया, इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, कनेक्ट कर दिए, इसका लेंथ ले लिया हमने L, इसका ये जो एरिया है इसको ले लिए क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर E, ठीक है। इस पूरे सरफेस को हम हाई टेम्परेचर पे रख दिए, इस पूरे सरफेस को हम ना रख दिए लो टेम्परेचर, ठीक है, कोई दिक्कत। हीट का फ्लो हम जानते हैं हमेशा किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ।
तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट बाय टाइम। अगर हम बीच में एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस करिए, तो x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट लीजिए, कोई दिक्कत? तो हमारा जो हीट का फ्लो होता है, तो बेसिकली अगर इतना दूर बात करें तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर है d, तो यहाँ पे d प्लस टी मतलब हाई टेम्परेचर से फ्लो होगा ना, T और T प्लस dt, ठीक है। ये dt जो होगा हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। dt का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर चेंज है तो चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, सही बात है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे इसका भी एरिया, इसका भी एरिया हमारा क्या है, सेम एज इट इज उसके जैसा है। तो हमारा जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, कहाँ चला गया, ठीक। तो रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये हमारा क्या होगा, d dq या q by t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहला टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट के बारे में बताइए। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, dt by dx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अगर तुम देखो यहाँ पे कि टेम्परेचर का जो चेंज है प्लस है या माइनस है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, टेम्परेचर घट रहा है ना, तो टेम्परेचर का चेंज d माइनस dt by dx हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के लिए। अगर हम दोनों को साथ मिलके तो q by t बराबर हमारा आ गया प्रोपोर्शनलिटी के साथ माइनस a dt by dx। प्रोपोर्शनलिटी को जैसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, उस कांस्टेंट का नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी। इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, तो जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी कोई भी हमारा जो मटेरियल होता है वो हीट का या तो इंसुलेटर हो सकता है या तो कंडक्टर हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक हो, ठीक है। तो प्लास्टिक को एक साइड से गर्म करोगे तो दूसरे साइड में कोई हीट भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसके बारे में हम बताए थे कि जब हमारा कंडक्टर बेसिकली, तो ये याद होगा कि ऐसे बताया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल का ग्राफ बनाए थे, तो ये सिमेट्रिक आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली देखो अभी यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी में क्या है, दो टाइप का मटेरियल, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी में एक हमारा है जो कि हमारा कंडक्टर है, दूसरा हमारा है जो कि इंसुलेटर है। तो इससे हमको बेसिकली पता चलेगा हाउ मच इट इज कंडक्टिंग, हाउ इट इज हीट फ्लो इनसाइड इट, ठीक है। तो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें हमारा हीट का फ्लो अच्छे से होगा, कंडक्टिविटी कम है उसमें हीट का फ्लो अच्छे से नहीं होगा। तो ये बेसिकली इससे आपको इतना तो समझ में आया कि ये हमारा मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल का प्रॉपर्टी, अगर मटेरियल तुम्हारा चेंज करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो सबसे पहला इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये किस बात पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। और इसका यूनिट वगैरह निकाल सकते हो क्या, इसका यूनिट निकाला जा सकता है कैसे, देखो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा हमारा क्या, यूनिट हो जाएगा इसका जूल पर सेकंड, इसको इधर ले आए, ठीक है, चलो कड़ी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये जूल पर सेकंड, ठीक है, dx का मीटर और डेल्टा टी का डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यूनिट हो गया हमारा क्या, जूल मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस, देख सकते हैं जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है, पावर, पावर को हम लिख सकते हैं वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक।
इसका डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? डायमेंशन निकालने के लिए हम तुमको सिखाए हैं कि सबसे पहले उसको जितना तुम जानते हो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ दो। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ये है कि जूल का डायमेंशन मोस्टली सबको याद है। तो जूल का क्या होता है वो m/2 ठीक है। m का क्या हो जाएगा l, सेकंड का क्या हो जाएगा t डिग्री सेल्सियस का केल्विन। यहाँ से ये क्या हो गया डायमेंशन हो गया ml3t-3k-1। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो पहले बोलो, ठीक है। चल फिर हम लोग का बात आता है कि k का वैल्यू सर वैरी कहाँ से कहाँ तक करता है। तो अगर हम आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन मतलब ये सब चीज़ बढ़िया है, कोई भी चीज़ दिक्कत का बात नहीं है, किसी को आइडियल कंडीशन करके कोई एजम्पशन नहीं है, बहुत सारे एजम्पशन है बेसिकली। तो फॉर आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन फॉर एन आइडियल कंडक्टर, किसका कंडक्टर हीट का, तो इसका k का वैल्यू होता है इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। फॉर एन आइडियल इंसुलेटर k का वैल्यू कितना रहता है 0, ठीक है। कंडक्टिविटी का अगर हम बनाएं और तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम, कुछ याद रख सकते हो। तो अगर हम कंडक्टिविटी करेंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर का क्या हो जाता है Ag, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड, कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। तो कुछ इस ऑर्डर में हमारा कंडक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो कंडक्टिविटी का तो ऑर्डर निकालेंगे। अब हम लोग एक और बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे स्टेडी स्टेट का। स्टेडी स्टेट क्या होता है, तो स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या होता है, तो देखो जैसे कि मान लो ये हमारा एक कंडक्टर, ठीक है, यहाँ से हीट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। क्यों यहाँ से हीट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम। तो हीट का डायरेक्शन का फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। तो इसको अगर हम बीच में से काट लें, बीच में से काट लें, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बना के यहाँ पे हम लोग बना के रखे हैं, तो हीट का जो फ्लो है यहाँ से होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक। अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन पे देखें तो पोजीशन को फिक्स रखते हुए टाइम के साथ अगर हीट का फ्लो देख रहे हैं तो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब यानी कि इस सेक्शन से जितना हमारा हीट पास कर रहा था अभी, उतना ही हीट इस सेक्शन से 1 घंटे बाद भी पास करेगा, 2 घंटे बाद, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 100 दिन, हर एक सेम हीट पास करेगा। सिमिलरली पोजीशन के साथ तो चेंज आ सकता है, पोजीशन के साथ अगर हीट यहाँ से यहाँ तक गया तो हमारा हीट का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन टाइम के साथ किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए हमारा हीट का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं स्टडी फ्लो में, इफ द टेम्परेचर, लिखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट x in the above slab, at any point x in the above slab remains constant with time, remains constant with time, bracket में लिख लेना, it does not vary with position, it does not vary with position, then it is known as steady state. It does not vary with position, then it is known as steady state. Clear? ठीक है, इतना समझ में दिक्कत। एक और बात देखो, अब इसको हम थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे देखो पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़े, क्या पढ़े सर, तो यहाँ पे पढ़े हम लोग Q बाई टी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, हीट करंट लिख सकते हैं। हीट करंट बराबर, इसका नाम दे देंगे क्या, देखो किसी बुक में H भी रहता है, H या फिर H देखते जाते हैं। Q बाई टी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए डी टी अपॉन डी एक्स लिखे थे, इसको इलैबोरेट करते हैं, माइनस ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं के ए टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई डेल्टा एक्स,
इनिशियल टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो के ए टी हाइयर माइनस टी लोअर अपॉन डेल्टा एक्स। तो हम किसी रॉड के अंदर अगर देखें तो हीट का करंट कितना आ रहा है, हीट का करंट कितना आ रहा है, तो हीट का करंट आ रहा है हमारा आई एच बराबर इतना, ठीक है, क्यू बाई टी के ए अपॉन एल टी एच माइनस टी एल, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हीट का करंट का फॉर्मूला। अच्छा हाँ, सेकंड में आप निकाल सकते हो क्या होगा, जूल पर सेकंड हीट करंट बेसिकली पावर को डिनोट करता है, पावर का हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे इसको हीट करेंगे। बेसिकली यहाँ से हमारा समझना है हीट को ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर हम किसी रॉड एरिया को अगर देखें यहाँ पे रॉड करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये था वो एरिया, ये था वो एरिया, ये था हमारा हाई टेम्परेचर, ये था हमारा लोअर टेम्परेचर, ये था हमारा एल, ये था हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड। समझ में आ रहा है यार, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 10th क्लास तक तुम 10th एक चैप्टर आता है कर थोड़ा बहुत 10th में पढ़ना होगा, ठीक है। तो 10th में हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। वहां पे तुमको तुम्हारे साथ जो भी तुम्हें पढ़ाया होंगे बहुत अच्छा पढ़ाया होंगे, वहां पे तुम्हारे साथ बताए होंगे कि अगर किसी रॉड के अंदर ही करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो हम इसको वहां से थोड़ा अगर समझाना चाहे, एनालॉगस ऑफ ओम्स लॉ, एनालॉगस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होगा, ओम्स लॉ में हमारा डेल्टा वी बराबर आई, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम लोग देखो, यहाँ पे जस्ट अभी निकाले, क्या निकाले, यहाँ पे निकाले हैं डेल्टा टी बराबर एल अपॉन के ए आई, ठीक है, निकाले। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत तो अगर याद है या फिर पढ़ोगे तो बेसिकली आगे पढ़ेंगे। यहाँ से होता है आई बराबर रो एन अपॉन ई, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी, ठीक है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वी, और इसी का उल्टा होता है क्या, कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा वी का फॉर्मूला आ जाता था क्या, एल अपॉन सिग्मा ए आई। तो हम इसी वजह से इसको दिखाना चाहते हैं, देखो क्या ये ऐसा दिखता है, तो ये भी हमारा एक तरीके से एनालॉगस है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का एनालॉगस है मतलब उसमें जितना सारा चीज होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब कुछ यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो किसी तरीके से यहाँ सब कुछ वैलिड हो गया, तो ये जो है एनालॉगस है इसका, किसका, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस ऑफ करंट बराबर क्या आ गया, वो एल अपॉन सिग्मा, ठीक है, एल अपॉन सिग्मा है। और यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, हीट रेजिस्टेंस, इसका हो जाएगा एल अपॉन के। अगर हीट रेजिस्टेंस का हमको डायमेंशन निकालना हो, यूनिट निकालना हो, तो सब निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग के का निकालते हैं। के का क्या था बाबू, के का था हमारा वाट मीटर पर डिग्री सेल्सियस, वाट मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से तो हम साइड में लिख लेते हैं पहले इसका, वाट मीटर पर डिग्री सेल्सियस। एरिया का हमारा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या हो गया, मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस पर वाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तुम निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो, बहुत इजी है डायमेंशन निकालना। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा हमारा, देखो डिग्री सेल्सियस का के ऊपर लिख लेते हैं, वाट का जूल पर सेकंड, तो जूल के लिए चल रहा है तो जल्दी हो जाएगा, तो केल्विन नीचे में हमारा हो गया जूल पर सेकंड का, mL2T-3, और ये हो गया हमारा L2, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से हमारा इसका क्या आ जाएगा बाबू, इसका आ जाएगा हमारा m-1 L-4T, ये ऊपर जा रहा है ना, T का पावर 3, T का 3 K, ये किसका आ गया डायमेंशन, ये आ गया हमारा
हीट रेजिस्टेंस का डायमेंशन, हीट के रेजिस्टेंस का डायमेंशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि हमारा मल्टीपल रॉड एक साथ कनेक्ट होता है, एक साथ कनेक्ट होता है एक साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो फिर हम बोले इसको क्या कि ये बहुत हद तक काम कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को पढ़ना था किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में पढ़ना था, क्या था सर किरचॉफ्स लॉ? हमको तो नहीं याद है तो हम थोड़ा याद दिला देते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इसको हम लोग और सिंपल वर्ड में बोलते थे केसीएल। केसीएल क्या बताता है सर? केसीएल बताता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल रॉड्स है, मल्टीपल रॉड्स है और वो एक पॉइंट पे आकर के कनेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे आकर के कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं सर T डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं हम T1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर T3 डिग्री सेल्सियस। इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K3, इसका K2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना, इसको A1, इसका लेंथ L1, इसका L2 सॉरी L3 लेते हैं, A3, इसका L2, इसका A2, ठीक है। केसीएल क्या कहता है? तो केसीएल पहला बात जान लो कि ये तुम्हारा किस तरीके से काम करता है। जैसे कि तुम पढ़े होगे, दो चीज जानते होगे, पढ़े भी बेसिकली तुम्हारे डेली लाइफ में बात है। स्टेशन, स्टेशन और जंक्शन में क्या होता है? रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन हम नाम सुनते आते हैं। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि ट्रेन उधर से आया, रुका, जिसको छोड़ना था छोड़ा, जिसको उठाना था उठाया, पैसेंजर की बात कर रहे हैं, और चला, ठीक है। जंक्शन में क्या होता है कि ट्रेन के आने का और जाने का डिफरेंट डायरेक्शन होता है। अगर तुम पटना जंक्शन बात करो तो वहाँ से डिफरेंट गया भी जाते हैं, गया से की जगह दानापुर भी जाते हैं, तुम्हारा इस तरफ सिटी भी जाते हैं। तो अगर मल्टीपल रूट्स जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जैसे तुम्हारे घर का स्विच बोर्ड, ये भी हमारा एक तरह का जंक्शन है। तो जंक्शन के लिए हम लोग ये डिफाइन करते हैं, केसीएल बताता है कि इस जंक्शन पे आने वाला जितना भी करंट है उतना ही करंट उस जंक्शन से चला भी जाएगा। मतलब यानी इस जंक्शन पे हमारा एनर्जी हमेशा कंजर्व है। इट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट करंट अगर इधर से आया, कितना आया? इसको मान लेते हैं IH1, यहाँ से आया, देखो मानिए कि तुम बोल सकते हैं एक जा रहा है IH2, इसको बोल दीजिए ये जा रहा है IH3, नहीं इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, क्योंकि 2 2 सब लिए थे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, पहला तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है, सही बात है। फिर क्या बोले? समेशन ऑफ ऑल द करंट इनकमिंग इज इक्वल टू 0। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल द करंट आउटगोइंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ठीक है। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। सब थर्मल करंट का बात करते हैं, तो थर्मल करंट का बात करते हैं तो इसको देखो बताने के लिए हम लोग अलग अलग बना सकते हैं, बट होता है डायरेक्शन को समझने में दिक्कत होता है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो T डिग्री सेल्सियस ये सबसे बड़ा है, ये T डिग्री सेल्सियस सबसे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन हाँ मॉड्यूल, ठीक, कुछ क्वेश्चन फिर करा देंगे जब पहले इसको खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस सबसे बड़ा है, देख तो बेसिकली यहाँ पे ही हमको इसको मान लेते हैं T इज ग्रेटर देन T1, T2 एंड T3 सबसे बड़ा है। तो जो हीट आया कहाँ से आया? हीट आया T से ही निकल गया, ऐसा मान लो कि यहाँ से हीट इधर भी गया, यहाँ से हीट इधर भी गया, यहाँ से हीट इधर भी गया। तो हम लिख सकते हैं क्या? K1 A1 by L1 T minus T1 प्लस K2 A2 by L2 T minus T2 प्लस K3 A3 by L3 T minus T3 is equals to 0। इसका यूज करके तुम बना सकते हो केसीएल के, मतलब यानी जंक्शन के क्वेश्चन। T को ही मैक्सिमम मानना है, तो चलो जैसे मॉडल का कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। मॉडल का क्वेश्चन जैसे जंक्शन बनाएंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम कर सकते हो। देखो क्या बोला है, जैसे ये 3 रॉड है, इसी में देखो कि क्या दे दिया है
यहाँ पे T1 डिग्री सेल्सियस को कितना मान लिए 20 डिग्री, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है T1 का 300 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। K1 क्या दिया हुआ है 3K, K3 क्या दिया हुआ है 2K, T3 क्या दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, और T2 क्या दिया हुआ है, T2 कहाँ गया 0 डिग्री सेल्सियस, और K2 बराबर हो गया सिर्फ K। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है किधर से आएगा किधर से जाएगा, सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेसिकली ये वही हो गया कि हमारा आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0 समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट यहाँ पुट कर दूंगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि द थ्री रॉड्स ऑफ द सेम डायमेंशन, डायमेंशन से मतलब लेंथ और एरिया सेम है, लेंथ और एरिया सेम है। इसको मिटा दे क्या, सीधा एरिया लिख देते हैं, इसको मिटा के सीधा एरिया लिख देते हैं, इसको मिटा के सीधा एरिया लिख देते हैं, सब तो सेम ही है, ठीक है सब सेम है। तो यहाँ पे अगर तुम इसको पुट भी कर दो, पुट क्या करोगे डायरेक्ट में लिख सकते हो कि a अपॉन l, इसको d माने तो t माइनस 100 प्लस k a अपॉन l, t माइनस 50 प्लस k a अपॉन l, t माइनस 100। इवन जीरो है क्योंकि उसको मान लीजिए छोटा ही होगा, अगर नहीं होगा उल्टा है, ठीक। तो t देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो k a t अपॉन l 3 टाइम्स हो गया, ठीक, माइनस 100 टाइम्स ऑफ k अपॉन l माइनस 50 टाइम्स ऑफ k अपॉन l, ये तो जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं k अपॉन पहले काट सकते थे, चलो कोई बात नहीं, k a k a l को कट करेंगे तो 3d इज इक्वल टू 150 t इक्वल टू क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन हो गया एक सेकंड क्या सही किया है वो 3ka t 3ka t ka अच्छा देखो यहाँ पे k का तो अलग अलग था ना, तो इसको मिस कर दिए, ऊपर हो गया तो क्लियर। तो देखो k का डिफरेंट वैल्यू इसका ऑप्शन में ही है 3k, पहला केस में कितना था 3k, ठीक है, दूसरा केस में 2k था, 2k को हम लोग मिस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2k, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 100, ठीक है 2 टाइम्स ऑफ 100, तो यहाँ से आ गया, ठीक है उसको बता ही देते चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा ये है 3k, ये है हमारा 2k, ये k का, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या 2, ये हम इसको मिटा दें, ठीक है। तो 3k अपॉन l 2k अपॉन l k अपॉन डायरेक्ट लिख देते हैं 6 थोड़ा और कैलकुलेशन फास्ट, तो 60 k अपॉन l k अपॉन l k अपॉन l काट दिए तो 3t 2t 5t 60, ओके। और यहाँ से हो गया क्या 300 माइनस 15 into 200 इज इक्वल टू 0, तो 60 इज इक्वल टू 400, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया 400 बाई 6, तो कितना हो जाएगा 200 बाई 3, ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो 200 बाई 3 ऑप्शन है, ऑप्शन में यही होगा फ्रैक्शन में आके बदल। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन किया जाए, कौन सा क्वेश्चन किया जाए, 2 यूनिफॉर्म नोड, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो पहले सीरीज पैनल बना लेते हैं फिर इसको करेंगे, और ठीक है सीरीज पैनल कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या 39